एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल के चौथे एमसीक्यू सेशन में। ऑलरेडी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर पे 3 एमसीक्यू सेशन ले लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वी हैव मेड अ प्लेलिस्ट जिसमें हमने न केवल इस चैप्टर के 3 एमसीक्यू सेशन बल्कि इससे पीछे जितने भी हमारे चैप्टर्स गुजरे हैं, चाहे वो भक्ति या सूफी ट्रेडिशन वाला हो, फिर उससे पहले बुद्धिज्म वाला, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, देन उससे पहले किंगशिप कास्ट क्लास जिसमें हमने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, उससे पहले किंग्स फार्म्स एंड टाउन जिसमें हमने मॉडर्न एम्पायर एंड जो सदर्न इंडियन पेनिसुला में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे उनको देखा, एंड उससे पहले जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है बेसिक द हड़प्पा सिविलाइजेशन। उन सारों ही एमसीक्यूज को हमने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप जाके एक एक करके सारे एमसीक्यूज को देख सकते हैं एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करने से या एक्सप्लेनेशन को देखने से चीजें नहीं बनेंगी, आपको अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। एंड टू गेट द पीडीएफ्स ऑफ दीज एमसीक्यू सेशंस आप या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले या हमने ड्राइव का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सारे के सारे नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे न केवल आपको नोट्स मिलेंगे बल्कि आपके पास अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो उसका भी आपको सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। पोस्ट द डाउट एंड वी विल सॉल्व इट विद इन नो टाइम। हम बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर देते हैं। एंड हमारी तो एक कम्युनिटी बन चुकी है टेलीग्राम पे, तो अगर आप डाउट्स पोस्ट करते तो बाकी बच्चे भी आपकी मदद करेंगे उस डाउट को सॉल्व करने में। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप टेलीग्राम पे हैं एंड इफ यू आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द सोशल मीडिया देन डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। नाउ शुरुआत करते हैं इस चौथे एमसीक्यू सेशन की, जो कि हमारा इस चैप्टर के ऊपर लास्ट एमसीक्यू सेशन होने वाला है। एंड कंप्लीटली हमने हिस्ट्री का सारा जो एमसीक्यू धमाका सीरीज है उसको खत्म करके रख दिया। अब हम लोग मूव करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड सोशियोलॉजी के ऊपर। आपका क्या काम है? सारे के सारे वन शॉट को रिवाइज करना, नोट्स को रिवाइज करना एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। जो भी क्वेरी है उसको या तो कमेंट में पोस्ट करके हमसे पूछें या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग द सेशन विथ लेवल 1। लेवल 1 में हमारे पास 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे वन लाइनर होते हैं। उसके बाद वी हैव लेवल 2 जिसमें हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन होता है, या कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने कुछ क्लूज डाल दिया है उसे आइडेंटिफाई करना है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर लेवल 2। एंड लेवल 3 हमारा कंप्लीटली असर्शन रीजन एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। अगर मैप पूछा जा सकता मैं भी पूछता उस लेवल में। सो शुरुआत करते हैं लेवल 1 की क्वेश्चन नंबर 541 से। 540 पे हमने पिछला सेशन खत्म किया था। सो 541 से शुरुआत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स टुक द टाइटल ऑफ हिंदू सुरात्रणा, कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने हिंदू सुरात्रणा की उपाधि धारण की थी? किन शासकों ने हिंदू सुरात्रणा की उपाधि धारण की थी? क्या चोल राजाओं ने धारण की थी? क्या पल्लव राजाओं ने धारण की थी? क्या चेड़ राजाओं ने, जिसको अंग्रेजी में आप चेरा भी कहते हैं, उन्होंने धारण की थी? या विजयनगर के रूलर्स ने इस टाइटल को धारण किया था, इस टाइटल को इंडो किया था अपने ऊपर? अच्छा, आपको इसके साथ ये भी बताना है कि जो चेराज हैं ये आज जो इंडिया की आप टेरिटरी देखते हैं उसके किस इलाके में एक्टिव थे, इनका इन्फ्लुएंस मोस्टली किस रीजन तक था? तो ये तो बताना ही है कि इस टाइटल को किसने धारण किया। उसके अलावा ये भी बताने कि चेराज कहाँ पे इन्फ्लुएंसेस का था, कहाँ पे एक्टिव थे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरुआत करते हैं हिंदू सुरात्रणा के टाइटल से। तो विजयनगर के जो रूलर है उन्होंने इस टाइटल को धारण किया था। ये लोग कहते हैं कि जो पर्शियन टर्म है हमारा, हिंदू जो सुल्तान टर्म होता है ना, पर्शियन, जो दक्खन के सुल्तान हो गए या गुजरात के सुल्तान हो गए या बंगाल के सुल्तान हो गए, दिल्ली के सुल्तान हो गए, उसका ये संस्कृताइज्ड वर्जन है। तो सुरात्रणा इज बेसिकली द संस्कृताइज्ड वर्जन ऑफ पर्शियन टर्म सुल्तान। तो उन्होंने हिंदू सुरात्रणा की उपाधि धारण की थी। किसने? विजयनगर के रूलर्स ने। एंड व्हेन इट कम्स टू द चेराज, तो चेराज जो थे, देखिए चोलाज जो है तमिलनाडु में रूल कर रहा, पल्लवाज और पांड्याज तमिलनाडु के और नीचे, तमिलाकम की जो सबसे निचली टेरिटरी होती है हमारे पास, कन्याकुमारी मदुरै वाली, तो वहां पे पांड्याज रूल करते थे। चोलाज और पांड्याज की जो राइवलरी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है एंड बहुत ज्यादा विध्वंसक राइवलरी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। चेराज वे रूलिंग इन द रीजन ऑफ केरला, ये केरला पुत्र भी इनको कहा जाता है। तो चेराज आप ना ऐसे टर्मिनोलॉजी से याद रखें, केरला पुत्र कहा जाता है चेराज को। तो ये जो है केरला के एडजॉइनिंग रीजन्स में, जो हमारा त्रावणकोर का रीजन है, जो हमारा इधर कोंकण का, कर्नाटक से नीचे जो रीजन पड़ता है, उन सब में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। लेकिन इन चारों में अगर बात करें, चोलाज, पांड्याज, पल्लवाज और चेराज में, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो चोलाज का था, क्योंकि इनका अंपायर बहुत बड़ा था। एंड ना केवल इन्होंने एक्सपेंशन ज्यादा किया बल्कि कल्चरल चेंजेस, लिटरेचर, ये सारी चीजें इनके दौरान बहुत ज्यादा फली फूली थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विजयनगर के रूलर्स ने हिंदू सुरात्रणा की उपाधि धारण की थी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपके सामने एक मंडप दिखाया गया है। ये जो मंडप है ये मंदिर का मंडप है विरूपाक्ष टेम्पल का, एंड इसका नाम है कल्याण मंडप। आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया मंडप के पिलर्स पे। आपको बताने कि ये जो मंडप है ये किसके लिए यूज किया जाता था। दिस इज मीन टू सेलिब्रेट वॉट, किसको मनाने के लिए? क्या ये नृत्य को मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता था? क्या यहाँ पे दिव्य शादियां होती थी, डिवाइन वेडिंग्स, मतलब गॉड एंड गॉडेसेस की शादियां होंगी? क्या यहाँ पे नाटक या ड्रामा वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, या नोटा? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नृत्य, दिव्य शादियां, नाटक, या इनमें से कोई नहीं, किसी और पर्पस के लिए शायद इस कल्याण मंडप का इस्तेमाल किया जाता होगा। सो व्हाट वाज अ पर्पस दैट कल्याण मंडप वाज सर्विंग टू, कि क्या कल्याण मंडप नृत्य के लिए यूज किया जाता था, या डिवाइन वेडिंग्स के लिए, या नाटक के लिए? वैसे तो जो मंडप थे वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे, ड्रामा के लिए भी, म्यूजिक के लिए भी, डांस के लिए भी, या आप कह लो तो डिवाइन वेडिंग्स के लिए भी। लेकिन ये जो खास तौर पे कल्याण मंडप है दैट वाज यूज्ड फॉर डिवाइन वेडिंग्स। यहाँ पे जो देवी देवताएं हैं उनकी शादियां करवाई जाती थी, उनके आइडल्स लाए जाते थे एंड फिर उनकी शादियां करवाई जाती थी। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते भी थे, इसमें पार्टिसिपेट करते थे डिवाइन वेडिंग में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिवाइन वेडिंग्स वाज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इन दिस कल्याण मंडप which is located inside the complex of Virupaksha temple. Now the next question is which ruler built the hall in front of main shrine of Virupaksha temple? कि विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंदिर, मतलब वैसे तो बहुत सारे श्राइन है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन जो मुख्य हमारे विरूपाक्ष है उनके सामने एक हॉल है, मंडप आपको देखने को मिलता। उस मंडप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देवराय सेकंड, सदाशिव राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय। इन चारों में से किस रूलर ने विरूपाक्ष टेम्पल की, आप स्क्रीन पे तस्वीर देख पा रहे होंगे, उसके ठीक सामने एक मंडप है, हॉल है, उसका निर्माण करवाया था। तो वी हैव सीन की दो चीजें कृष्णदेव राय ने करवाई थी विरूपाक्ष टेम्पल में। एक तो ईस्टर्न गोपुरम को बनवाया था, जो बड़ा वाला गोपुरम देखते वो नहीं, छोटा वाला जो गोपुरम है वो। एंड उसके अलावा व्हाट ही डिड, उन्होंने विरूपाक्ष जो मंदिर है, वैसे तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही विरूपाक्ष टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बट एक श्राइन होगा ना जहाँ पे विरूपाक्ष की मूर्ति या शिवलिंग वगैरह लोकेटेड होंगी, तो उनके ठीक सामने एक हॉल बनवाया। दैट इज बेसिकली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय इज द रूलर जिन्होंने इस मंडप का निर्माण करवाया, जो कि मुख्य मंदिर जो है विरूपाक्ष टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उसके ठीक सामने पड़ता है। नाउ एक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे तस्वीर दी गई है, ये कुछ रथ टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। आपको बताने की जो संरचना है ये किस का हिस्सा है, किस मंदिर का हिस्सा है? क्या ये पद्मनाभ मंदिर का हिस्सा है? क्या ये विठल मंदिर का हिस्सा है? क्या ये विरूपाक्ष टेम्पल का हिस्सा है? या नन ऑफ द एबव, किसी और मंदिर का है, किसी और महल का हिस्सा होगा? सो दिस स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, विठल टेम्पल, पद्मनाभ टेम्पल, या नन ऑफ द एबव। सबसे पहले एक चीज जाने, इस चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे थे विजयनगर अंपायर के बारे में, और विजयनगर अंपायर में कहीं से भी पद्मनाभ टेम्पल का जिक्र नहीं आएगा ना, इस किताब में आया भी नहीं है, तो इसको तो मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना। नाउ नोटा बचता है, विठल टेम्पल बचता है, विरूपाक्ष टेम्पल। तो वी हैव सीन कि विठल टेम्पल का जो सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट था वो था ये यूनिक वन स्टोन चैरियट। ये जो आप देख पा रहे हैं, एक पत्थर को काट के ऐसा रथ बनाया गया एंड इसके अंदर जो हमारे डेटी है उनको स्थापित किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें थी, लाइक म्यूजिकल पिलर्स वाला एक मंडप था। आपने मंडप देखा ना, कल्याण मंडप, तो पिलर्स लगे हुए थे। एक मंडप था उसमें ना पिलर्स थे, एंड पिलर्स में बहुत सारे पिलर्स, लाइक हमने ना ग्रुप ऑफ पिलर से एक पिलर बनाया, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिलर से 6-7-8 पिलर्स मिलके एक पिलर, और फिर 6-7-8 पिलर मिलके एक पिलर, तो तकरीबन 56 या 57 पिलर थे पूरे मंडप को मिला लिया अगर तो। एंड वो पिलर जब आप स्ट्राइक करेंगे अपनी उंगलियों से तो अलग अलग प्रकार की म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्टोन स्कल्पचर वाज डन दोज डेज। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा कुशलता रही होगी उस जमाने की कारीगरी में। तो विठल टेम्पल में ये भी बहुत खास है। एंड इसके अलावा विठल टेम्पल की जो जमीनें हैं उनको स्टोन स्लैब से भर दिया गया था, तो ये भी बहुत ज्यादा खास है। तो विठल टेम्पल में 3 चीजें याद रखनी है आपको, एक स्टोन चैरियट, एक हमारा म्यूजिकल पिलर्स, एंड एक हो गया हमारा स्टोन स्लैब से इसकी जमीनों को भर दिया गया है। सो दैट इज द सिनेरियो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि जो यूनिक स्टोन चैरियट वाला मंदिर है ये विठल टेम्पल का हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल डेटी ऑफ विठल टेम्पल इज, अभी हमने विठल टेम्पल की बात की है, आपको बताने कि प्रमुख देवता कौन है, किन की पूजा की जाती है। बेसिकली प्राइमरीली वहाँ पे लॉर्ड विरूपाक्ष की तो पूजा की जाती है विरूपाक्ष टेम्पल में, तो वहाँ पे तो उनके अलावा भी बहुत सारे डेटी है, लेकिन द प्राइमरी डेटी इज लॉर्ड विरूपाक्ष। ऐसे ही विठल टेम्पल में प्राइमरी डेटी कौन है, जो मुख्य देवता है वो कौन है? क्या वो शिव है, क्या वो अग्नि है, क्या वो इंद्र है, क्या वो विष्णु है? तो विठल मंदिर, विठल जो है वो महाराष्ट्र में पूजे जाता है बहुत ज्यादा, एंड ये कल्चर महाराष्ट्र से ही कर्नाटक आया है। एंड विठल जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। व्हेन यू विल सी द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, तो विठल का बहुत बड़ा रोल है। विठोवा मंदिर एक करके हमारा पंढरपुर में पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे लोकेटेड भी है।
विठोबा एंड रुक्मणी की वहाँ पे पूजा की जाती है, वो कृष्ण के रूप माने जाते हैं। सो विठल मंदिर ऑब्वियसली कृष्ण यानी कि विष्णु का ही वो विष्णु की ही मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी एंड विष्णु का ही वहाँ पे जो प्राइमरी हमारी डेटी है वो विष्णु ही रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड विष्णु, क्योंकि विठल जो है वो विष्णु के रूप माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की किस ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी? क्या 1989 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला, या 1976 में मिला, या 81 में मिला, या 86 में मिला? सो कब हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई? माफ करिएगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस काउज्ड। सो in which year the Hampi was recognized as a site of national importance, ये आपके टाइमलाइन में दिया गया। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इट इन द वन शॉट लेक्चर, जो हमने वन शॉट लेक्चर तैयार किया है वहाँ पे हमने इसके बारे में बहुत चर्चा भी करी है। सो हम्पी को सबसे पहले नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलता है 1976 में, एंड इसके बाद यूनेस्को द्वारा भी उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलेगा। लेकिन वो क्वेश्चन ठीक आपका आने वाला क्वेश्चन है, तो आई विल नॉट टेल द आंसर कि कब इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, बट हाँ इसको 1976 के बाद ही मिला। एंड 1989 में जो सांची का स्तूप आपने देखा था उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। तो दैट इज द सिनेरियो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कि हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया यूनेस्को द्वारा? सो आपको ये भी बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके अलावा आपको ये भी बता, एंड ये सारे लोग कमेंट में बताएंगे, चैट बॉक्स में तो लोग भूल जाएंगे। कमेंट में जितने भी लोग इस वीडियो को प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं एंड जितने भी लोग प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखते हैं उनको ये बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। एंड प्लीज डोंट गूगल सर्च, आप गूगल सर्च ना करें। आपके दिमाग में जो भी पहला नाम आता है, पेरिस आता है, न्यूयॉर्क आता है, ब्रसेल्स आता है, या जकार्ता आता है, कुछ भी, जिनेवा, कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है, सारे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आप बोल दें। सो यूनेस्को द्वारा हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो 1986 में मिला था। 1986 में इसको मिला है और 1989 में, नोट 1889, 1989 या 88 में शायद सांची के स्तूप को दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। एंड आज बहुत ज़्यादा ही हमारे पास तकरीबन आई कैन नॉट रिमाइंड द एक्चुअल नंबर, जो एक्यूरेट नंबर है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास तकरीबन 70+ हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एट प्रेजेंट। एंड एक सवाल आप सबसे भी कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आपको बताने कि आपके राज्य में एक साइट का आप नाम बताएं जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ। एक कोई जगह, कोई स्थान, कोई साइट जो आपके राज्य में पड़ता है। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है तो आपके पड़ोसी राज्य में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा उसका आपको नाम बताना है। इससे हमें ये भी पता चल पाएगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। एंड अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है कि भाई पंजाब में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या हरियाणा में ये है, या कश्मीर में है, तो हमें भी जानकारी मिल पाएगी। सो इट इज़ योर जॉब कि आप पहले अपने स्टेट का नाम लिखें चैट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी, जो लोग बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड देन टेल अस कि आपके राज्य में कौन एक नाम बताए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया यूनेस्को द्वारा। सो इन 1986 हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। Now the next question is कि which king has been depicted by this sculpture? यहाँ पे एक मूर्ति देख रहे हैं आप, आपको बताना है कि इस मूर्ति द्वारा किसे चित्रित किया गया है। So here we have the options कि क्या देवराय सेकंड को यहाँ पे इस मूर्ति द्वारा चित्रित करा गया है, या कृष्णदेव राय को करा गया है, या बुक्का राय को करा गया है, या इनमें से कोई नहीं, किसी और को करा गया होगा। देवराय सेकंड, कृष्णदेव राय, बुक्का राय, या नन ऑफ द एबव। तो ये जो मूर्ति है ये हमें चिदम्बरम टेम्पल है शायद एक तमिलनाडु में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से मिली है। एंड इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कृष्णदेव राय की मूर्ति है। ये कृष्णदेव राय जो तोलू डायनेस्टी के थे, विजयनगर एम्पायर के सबसे महान शासक, उनकी ये मूर्ति है। एंड क्योंकि जो कद काठी एंड जिस हिसाब से स्कल्प्ट किया गया है, तो जब हमने कृष्णदेव राय के फिगर के बारे में जाना, मतलब कैसे ये दिखते थे, जैसा वर्णन आने वाले ट्रैवलर्स ने करा, जैसा वर्णन इनके बारे में लिटरेचर में है, तो वी केम टू द कंक्लूजन कि ये जो मूर्ति है वो शायद कृष्णदेव राय की है। इस पर लिखा तो नहीं है कि कृष्णदेव राय की मूर्ति है, बट इसके फिगर को देख के, इसके बनाने के तरीके को देख के वी कैन कंक्लूड कि जिस हिसाब से कृष्णदेव राय के फीचर्स बताए गए किताबों में, वैसे फीचर्स ही हमें इस मूर्ति में मिलते हैं। सो दिस स्कल्पचर इज ऑफ राजा कृष्णदेव राय, जो कि सबसे महान शासक थे विजयनगर एम्पायर के, लॉर्ड ऑफ साउथ इनको कहा जाता था। देन हु बिल्ड दिस गोपुरम? एक गोपुरम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने। गोपुरम मतलब जो गेटवे होता था मंदिर के अंदर जाने के लिए। इसको किसने बनवाया है? क्या विजयनगर के शासकों ने बनवाया है? क्या चोला अंपायर के शासकों ने बनवाया है? क्या होयसाल अंपायर, जो कि विजयनगर के ठीक पहले कर्नाटक पे रूल करता था,
उसके शासकों ने बनवाया है या मदुरई के नायकों ने? मतलब जब विजयनगर अम्पायर खत्म हो गया तो जैसे अलग अलग नायक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते हैं, मदुरई में, कांचीपुरम में, मैसूर में, वैसे ही मदुरई में नायकों ने बनवाया होगा एंड उन्होंने फिर इस गोपुरम का निर्माण करवाया है। तो हु इज द करेक्ट ऑप्शन, कि कौन सही ऑप्शन है, इस गेटवे का निर्माण किसने करा है? एंड आपको ये भी बताना कि ये जो गोपुरम है वो किस मंदिर का? मंदिर बहुत फेमस है। मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन द साउथ इंडिया। अगर आप बात करें साउथ इंडिया में मोस्ट विजिटेड टेम्पल की, तो ये मंदिर उसमें से एक आता है। सो ये जो गोपुरम है वो मदुरई के नायकों ने इसका निर्माण करवाया है एंड दिस गोपुरम इज एन एग्जाम्पल कि विजयनगर अम्पायर के ध्वस्त होने के बाद भी ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये जीवित रहता है, ओनली बिकॉज के जो नायक थे, चाहे मदुरई में बनाया हो, चाहे कांचीपुरम में, चाहे मैसूर में, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर को जीवित रखा एंड अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े गोपुरम्स एंड लैविश टेम्पल्स का निर्माण जारी रखा। सो ये जो टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मीनाक्षी टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ड्रोन व्यू कभी देखिएगा तो इट इज़ हेवनली, बहुत ज़्यादा एक जन्नती लुक आपको देखने को मिलेगा। सो मदुरई के नायकों ने, मदुरई के जो नायक मतलब जो चीफ्स होते थे, दे रिबिल्ट आफ्टर द अम्पायर गॉट विकेट। जब ये अम्पायर कमजोर हुआ तो ये जो मदुरई के नायक थे, मिलिट्री चीफ्स थे, उन्होंने बगावत करनी शुरू की एंड दे कार्व्ड आउट देयर ओन किंगडम। यही तो होता है ना, जब बड़ी पावर कोलैप्स करते हैं तो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पावर्स निकल के आते हैं। इन दैट वे मदुरई के जो नायक है वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करेंगे एंड इस गोपुरम का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया है एंड ये गोपुरम मीनाक्षी टेम्पल से है। मतलब जो मदुरई में लोकेटेड है ना हमारा मीनाक्षी टेम्पल, कभी आप देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप जा सकते हैं, साउथ इंडिया में है या कभी इंस्पायर करते हैं टेम्पल्स वगैरह विजिट करना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाएं। बाय द वे आई हैव नेवर विजिटेड मीनाक्षी टेम्पल, मैं साउथ इंडिया में भी कभी नहीं गया हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 550 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने एक प्लान दिया गया है, एक योजना दी गई है। मतलब जैसा हम लोग घर का नक्शा पास करवाते हैं वैसे यहाँ पे एक नक्शा दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो नक्शा है, ये जो योजना है वो किसकी योजना है। क्या ये कमल महल की योजना है, क्या ये सभा मंडप यानी कि ऑडियंस हॉल की योजना है, क्या ये विरूपाक्ष मंदिर यानी कि विरूपाक्ष टेम्पल की योजना है, या विठल मंदिर की योजना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1 बाय द वे। ये किसकी योजना है? अगर आप स्ट्रक्चर देख पाना तो यहाँ पे एक गोपुरम है एंड यहाँ पे एक गोपुरम है, 2 गोपुरम होगा, यहाँ पे एक टैंक है एंड बीच में हमारा श्राइन है एंड ये जो डॉटेड बहुत सारे बिंदुएं आप देख रहे हैं, डॉट्स आर बेसिकली द सिंबल ऑफ पिलर्स। यहाँ पे पिलर्स हैं एंड ये जो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं, दीज आर मंडप्स, जो हॉल वगैरह अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी। एंड ये जो योजना है आपको समझ में आ ही गया होगा, ये एक बहुत बड़ा सा गोपुरम है एंड ये ईस्टर्न गोपुरम है जिसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। एंड ये जो हमारा मेन श्राइन है, इसके सामने वाले हॉल को अगर बात करें तो इसको भी निर्मित करवाया है कृष्णदेवराय ने। सो दिस इज द प्लान ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। ये विरूपाक्ष मंदिर का प्लान है, ये उसकी योजना है। इस तरीके से हमारा लेवल 1 समाप्त होता है। होप कि आपने सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ मूव टू द लेवल 2 एंड कीप द मोरल हाई एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चूज करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशंस द हिल्स ऑफ हम्पी आर एसोसिएटेड विद रामायण। कि स्थानीय परंपरा के अनुसार जो हम्पी की पहाड़ियां हैं जो इनको घेरती थी वो रामायण से एसोसिएटेड है, रामायण से जुड़ी हुई है उनकी कथा है। द रॉयल ऑर्डर्स इन विजयनगर एम्पायर वर साइंड ऑन द नेम ऑफ श्री विरूपाक्ष। की विजयनगर साम्राज्य में शाही आदेशों पर श्री विरूपाक्ष के नाम पर हस्ताक्षर किए गए थे। द रॉयल ऑर्डर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वेर यूजुअली रिटन इन तेलुगु स्क्रिप्ट। की ये जो शाही फरमान जारी होते थे वो तेलुगु में जारी होते थे, तेलुगु लिपि में जारी होते थे। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। क्या पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला तीसरा दोनों सही है, या ऑल ऑफ द अबव, सारी ही स्टेटमेंट, जो भी 3 स्टेटमेंट ऊपर दिए गए सब सही है। व्हाट यू हैव टू डू, एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ें एंड चेक द ऑथेंटिसिटी एंड देन चेक द ऑप्शंस। उसके बाद आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। पहला स्टेटमेंट कि जो हिल्स है वो रामायण से एसोसिएटेड है, तो स्थानीय परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो हिल्स है ना, दैट वर द पार्ट ऑफ किष्किंधा किंगडम। अगर आप किष्किंधा किंगडम के बारे में जानते हैं, लेट मी टेल यू, यही वो किंगडम है जिसके राजा बाली थे, फिर वो सुग्रीव बनते हैं। तो किष्किंधा किंगडम का ये पार्ट माना जाता है। हम्पी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किष्किंधा किंगडम की पार्ट मानी जाती है, जो कि वानर जो अंपायर था उसकी राजधानी थी किष्किंधा। सो ये जो हम्पी की पहाड़ियाँ हैं दैट आर ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद रामायण, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। इन दैट वे ऑप्शन बी कैन बी डिस्कार्डेड, क्योंकि यहाँ पे तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है। द रॉयल ऑर्डर्स इन विजयनगर एम्पायर वर साइंड ऑन द नेम ऑफ श्री विरूपाक्ष, एकदम सही है। विरूपाक्ष को अपना गार्डियन मानते थे एंड जितने भी शाही आदेश है वो उनके ही नाम पे हस्ताक्षरित किए जाते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो सी बी हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का कोई मेंशन नहीं है। इधर ए और डी विल बी द आंसर।
तीसरा द रॉयल ऑर्डर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वेर यूजुअली रिटन इन तेलुगु स्क्रिप्ट, ये गलत है क्योंकि ये साइन तो करवाए जाते थे श्री विरूपाक्ष के नाम पे, मतलब ऐसे ही इशू होते थे कि विरूपाक्ष ने ये कहा है कि आज से ये चीज़ें होंगी, लेकिन जो ऑर्डर है यूजुअली वो कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। यूजुअली आमतौर पे वो तेलुगु स्क्रिप्ट नहीं, कन्नड़ स्क्रिप्ट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही हमारा सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 552nd क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विरूपाक्ष टेम्पल आर करेक्ट। अभी तक आपने जितना भी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ा है, चाहे वो इस एमसीक्यू सेशन की बात करें, चाहे वन शॉट की बात करें, कुछ कथन दिए गए आपके सामने, आपको बता दें कि कौन कौन से कथन सही है। हॉल एंड मंडप का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक, दिव्य विवाह आदि के लिए किया जाता था विरूपाक्ष टेम्पल में। देन इस परिसर में एक अद्वितीय पत्थर रथ मंदिर पाया गया है। देन शिलालेखों के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर, जो सबसे ओल्डेस्ट श्राइन है, मतलब जो सबसे बेसिक श्राइन है, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 9वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, जो शिलालेख हमें मिले उसके अकॉर्डिंग। सो इन तीनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है? क्या पहला दूसरा दोनों सही है? क्या पहला तीसरा दोनों सही है? क्या दूसरा तीसरा दोनों सही है? या पहला दूसरा तीसरा ऑल ऑफ द एवर मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन डी। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, तो तीनों को आपको पहले पढ़ना बढ़िया से, चेक द ऑथेंटिसिटी, एंड आफ्टर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी आप एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाए। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट कि विरूपाक्ष मंदिर में जो हॉल और मंडप होते थे उनका अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाइक उनका संगीत के लिए भी कभी कभी म्यूजिक ऑर्गेनाइज किए जाते थे, कभी कभी डांस फंक्शंस वगैरह या डिवाइन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है। देन परिसर में अद्वितीय पत्थर रथ मंदिर पाया गया है, जो यूनिक स्टोन चैरियट था वो विट्ठल मंदिर में पाया गया था, ना कि विरूपाक्ष टेम्पल में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, दैट मींस ऑप्शन ए कैन बी डिस्कार्डेड एंड ऑप्शन डी कैन बी डिस्कार्डेड। सी पहले डिस्कार्ड था, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब तीसरे स्टेटमेंट को देख लेते, वैसे तो ये भी सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं कि शिलालेखों के अनुसार जो हमें सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं ना, अभिलेख मिले हैं ना इस टेम्पल से रिलेटेड, वो 9th सेंचुरी के मिले हैं। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि प्रोबेबली इसकी जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है वो 9वीं शताब्दी के आसपास हुई होगी, शायद 16 या उससे पहले। तो दैट इज द सिनेरियो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि हमारे पास पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ मेंशन्ड है वो सही है, बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे एक छोटा सा सोर्स दिया गया है, छोटा सा एग्जर्प्ट है, दिस इज नॉट सोर्स, दिस इज एग्जर्प्ट, एक अंश है। यहाँ पे जो डोमिंगो पेस है वो राजा का वर्णन कर रहा है, और इस तरीके से पेस राजा का वर्णन करता है। राजा के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया, मतलब उसका उनका फिजिकल कैरेक्टर कैसा था। तो मध्यम ऊंचाई के हैं वो, ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरे रंग के हैं, अच्छी काटी है, गुड फिगर, रादर फैट देन थिन, कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं, एंड उनके चेहरे पे ना स्मॉल पॉक्स के साइन है, चेचक के साइन है, जो हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी हुआ था। तो स्मॉल पॉक्स के साइन है, छोटे जो हाइट है उनकी मीडियम हाइट है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, जो रंग है गोरा है, एंड काठी अच्छी है, फिगर अच्छा है, थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से पतले भी हैं, मतलब मीडियम साइज का उनका वो साइज है। सो आपको ये बताना है कि ये किस राजा को यहाँ पे वर्णित किया गया है, किस राजा का मेंशन यहाँ पे हो रहा है। क्या यहाँ पे राजेंद्र चोल के बारे में बताया गया है कि ये मध्यम ऊंचाई के थे, गोरे रंग के थे, इनका फिगर ठीक था, मोटे थे, कुछ स्मॉल पॉक्स के निशान थे? क्या कृष्णदेव राय को वर्णित किया गया है? क्या देवराय सेकंड को वर्णित किया गया है, या इनमें से कोई भी नहीं? इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि डोमिंगो पेस बात करें, चाहे दुआर्ते बारबोसा की बात करें, या फर्नांडियो नुनीज की बात करें, तो ये सारे कंटेम्प्रेरी किसके हैं? डोमिंगो पेस खास तौर पे किसका कंटेम्प्रेरी है? तो डोमिंगो पेस कंटेम्प्रेरी हमारे कृष्णदेव राय के, उनके ठीक बाद में आए थे, या कहते हैं उनके आसपास ही आए थे। तो वो किसके बारे में लिखेंगे? राजेंद्र चोल तो बहुत पहले आ चुके हैं, देवराय सेकंड भी तकरीबन 80-85 साल पहले आ चुके हैं। सो सबसे लेटेस्ट में कौन आया हमारे पास? कृष्णदेव राय, एंड ओनली वही एकमात्र लायक रूलर थे जिनके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि उनके आने वाले सक्सेसर तो सारे ही नालायक थे, बेड़ा गर्क कर रख दिया उन्होंने। तो कृष्णदेव राय का जिक्र यहाँ पे दिया गया है, एंड ये जो कॉम्प्लेक्शन की बात करी जा रही है, गोरे रंग के हैं, मध्यम ऊंचाई के हैं, ये सारे जो फिजिकल कैरेक्टर है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, वो कृष्णदेव राय के ही हैं। ये कि उनके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स का साइन है, ये सारी चीजें कृष्णदेव राय को ही बिलोंग करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। यहाँ पे कुछ मिलान है, आपको पहचानना है कि सही मिलान इनमें से कौन कौन सा है। पहला विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव, विट्ठल मंदिर पत्थर रथ का मंदिर, जनपति दखन के सुल्तान, और अमुक्त मल्लड़ तेलानी रामा। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो मैच है वो सही है? अमुक्त मल्लड़ का तेलानी राम के साथ मैच, गणपति का दखन सुल्तान के साथ मैच, विट्ठल टेम्पल का स्टोन शैडेड श्राइन के साथ मैच, विरूपाक्ष टेम्पल का लॉर्ड शिवा के साथ मैच। यहाँ पे चारों मैच में से कौन कौन से जो मिलान है वो सही है? पहला चौथा दोनों मिलान सही है, दूसरा चौथा दोनों मिलान सही है, पहला और दूसरा दोनों मिलान सही है, या पहला तीसरा दोनों मिलान सही है? एक एक करके आप मैचेस को देखें एंड देन एलिमिनेट द ऑप्शन। जैसे बात करते हैं हम लोग अमुक्त मल्लड़ की,
तो अमुक्त मल्लड़ का तेनालीराम के साथ यहाँ पे मैच है, एंड तेनालीराम जो है उनका अमुक्त मल्लड़ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अमुक्त मल्लड़ किसने लिखा? ये एक तेलुगु एपिक है जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, राजनीति के ऊपर है, शासन कैसे किया जाए, एंड ये लिखा है कृष्णदेव राय ने। वो खुद बहुत बड़े पोएट एंड बहुत बड़े लिटरेरी और थे। तो अमुक्त मल्लड़ का तेनालीराम के साथ मैच इज नॉट करेक्ट। तो चौथा मैच जिस भी ऑप्शन में होगा उसे मैं डिस्कार्ड कर देना है। ऑप्शन ए डिस्कार्डेड, ऑप्शन बी डिस्कार्डेड, क्योंकि यहाँ पे चौथे मैच का जिक्र है। देन थर्ड, नरपति का दखा सुल्तान। देखिए दखा सुल्तान को ना जैसे उड़ीसा के रूलर्स को क्या कहा जाता था? गजपति। ऐसे ही दक्खन के सुल्तान को वो लोग अश्वपति कहते थे, क्योंकि इनके पास बढ़िया क्वालिटी के घोड़े होते थे। एंड नरपति का इस्तेमाल किया जाता था विजयनगर के रूलर्स को डिनोट करने के लिए। जो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट है, चाहे वो कन्नड़ टेक्स्ट हो, तमिल टेक्स्ट हो, वहाँ पे जो नरपति टर्म है वो विजयनगर के रूलर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब वो पुरुषों के रूलर है। सो नरपति इज नॉट द करेक्ट मैच विद दक्खन सुल्तान। तो थर्ड जो है हमारा वो उसका मेंशन भी जिस ऑप्शन में उसे डिस्कार्ड कर देना। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, यानी कि विरूपाक्ष टेम्पल लॉर्ड शिव, ये एकदम सही है क्योंकि वहाँ पे शिव ही प्राइमरी डिटी थे। देन विठल टेम्पल स्टोन चैरियट श्राइन, वहाँ पे जो यूनिक एक हमारे पास एक पत्थर वाला रथ है वो श्राइन है। तो ये भी दोनों जो है वो सही मैच है। सो फर्स्ट और सेकंड मैच है करेक्ट, एंड बाकी के जो दो मैचेस हैं वो गलत है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 2, आपके सामने कुछ क्लूज दिए गए हैं एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपको बताना है कि ये किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लू है, आपको उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। पहला, इंश्राइंस गॉड विष्णु की, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, एंड इट इज लोकेटेड इन द सैक्रेड सेंटर की, ये पवित्र केंद्र में स्थित था, न कि राजकीय केंद्र में। सो क्या यहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल की बात की जा रही है, क्या यहाँ पे हजारामा टेम्पल की बात की जा रही है, क्या यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की बात की जा रही है, या यहाँ पे विठल टेम्पल की बात की जा रही है? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, हजारामा टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल या विठल टेम्पल? एक एक करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली चीज कि यहाँ पे विष्णु का मंदिर है, तो विरूपाक्ष टेम्पल में तो शिव का मंदिर है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। देन लोकेटेड इन द सैक्रेड सेंटर, ये सैक्रेड सेंटर में है, तो हजारामा टेम्पल भी विष्णु को ही समर्पित है, लेकिन ये रॉयल सेंटर में लोकेटेड है, ना कि सैक्रेड सेंटर में, तो ये भी डिस्कार्डेड। देन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का तो बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं कहीं पे आ रहा हमारे चैप्टर में, ना ही ये सैक्रेड सेंटर में लोकेटेड था। दो क्लूज दिए गए हैं ना, तो आपको दोनों क्लूज को मिलाना है। ऐसा नहीं कि एक क्लू मिल गया तो हमने आंसर सेलेक्ट कर दिया, दोनों मिलने चाहिए। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तो सैक्रेड सेंटर में लोकेटेड है भी नहीं, भले ये विष्णु को डेडिकेटेड हो, लेकिन ये सैक्रेड सेंटर में तो है नहीं, इसको डिस्कार्ड कर देना। सो द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विद इज ऑप्शन डी, विठल टेम्पल। विठल मंदिर की ये चीजें हैं कि विठल मंदिर विष्णु को समर्पित था, एंड इट वाज आल्सो लोकेटेड इन द सैक्रेड सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स हम्पी का जो सेटलमेंट था उसके अंदर। नाउ स्टार्टिंग द लेवल 3, अब लेवल 3 को शुरू करते हैं। होप कि आपने लेवल 2 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में, अगर प्रीमियर होते वक्त वीडियो को देख रहे हो तो आप वहां पूछ सकते हैं, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं, या अगर आपको सीधे तौर पे डायरेक्ट डाउट्स सॉल्व करवा रहे हैं तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप सीधे तौर पे हमसे जुड़ के डाउट्स को पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 3 इज एसोसिएट रीजर का क्वेश्चन है। अभिकथन ये दिया गया है कि शासकों ने हमेशा मंदिर के निर्माण, मरम्मत और रख रखाव में पहल की। दे ऑलवेज टुक इनिशिएटिव इन कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्पल्स। रीजन, इट वाज नॉट इजी टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल इवन आफ्टर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्पल। के मंदिर के निर्माण करने के बाद भी, उसको मेंटेन करने के बाद भी लोगों का समर्थन हासिल नहीं होता था। मतलब इस इतना करने के बाद भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेन द सपोर्ट ऑफ पीपल। नाउ अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? सबसे पहले आपको दोनों की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि भाई दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन गलत है। अगर दोनों सही है तो इधर ए और बी, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो इधर सी और डी। तो पहले स्टेटमेंट को देखें, फिर सेकंड स्टेटमेंट को देखें, एंड इंडिपेंडेंटली देखें। नित्या हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि एसोसिएट रीजन में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको सबसे पहले दोनों ही स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, तब आपको एक एक करके देखना है। जैसे पहले स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा, फिर चेक करना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, चलो सही है। देन रीजन का स्टेटमेंट पढ़ना, अगर ये भी सही है तो या तो ए ऑप्शन में होगा या बी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो किसी ना किसी स्टेटमेंट को गलत ठहराया गया, इस दोनों को डिस्कार्ड कर दिया। फिर हमने ये खोजा कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो एसोसिएट के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसके लिए आप बीच में बिकॉज वर्ड लगा सकती हैं, या देयरफॉर लगा सकती हैं, ड्यू टू लगा सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका होगा, आई विल सजेस्ट कि आपको ये देखना है कि क्या रीजन के स्टेटमेंट पे एसोसिएट का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या नहीं है। क्या रीजन का स्टेटमेंट अगर नहीं आता तो एसोसिएट का स्टेटमेंट आता दुनिया में? जैसे एसोसिएट के स्टेटमेंट को अगर देखें तो द रूलर्स हैव ऑलवेज टुक इनिशिएटिव्स इन कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द टेंपल्स, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि टेंपल्स को बनवाने और मेंटेन करने के बाद तो लोगों का समर्थन जितना और आसान हो जाता था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट आफ्टर दैट। तो रीजन का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आती है। जब रीजन का स्टेटमेंट गलत है तो हाउ इट कैन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएशन।
सो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे आर रीजन का स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है। अगर सही होता तब हम लोग खोजते कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 3 इज 557th क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है कि इवन आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर मैसिव गोपुरम्स वेर बीइंग बिल्ट, कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद भी बहुत बड़े बड़े गोपुरम आप देख सकते हैं कि बनाए जा रहे थे। द रीजन इज the Naikas who carved out their own kingdom believed in the elaborated tradition of temple building and carried out the tradition of temple architecture, कि अपने स्वयं के राज्य को तराशने वाले नायक जिन्होंने अपना खुद का राज्य बनाया वो मंदिर निर्माण की विस्तृत परंपराओं में विश्वास रखते थे और उन्होंने मंदिर वास्तुकला की परंपराओं को भी आगे बढ़ाया। So now here we have the options and if Nitya you are watching this then दिस इज फॉर यू। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द स्टेटमेंट्स। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए गए आपको उनको देखना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों में से कोई गलत है तो इधर सी और डी, अगर दोनों में से दोनों ही सही है देन यू हैव टू चेक कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो अगर हम असर्शन के स्टेटमेंट को देखें तो दैट इज करेक्ट कि विजयनगर एम्पायर के पतन के बाद भी बहुत सारे गोपुरम बनाए जा रहे थे। एंड द नायकास हु कार्व्ड आउट देयर ओन किंगडम, ये भी सही है कि उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा, तो सी और डी डिस्कार्डेड। और अगर आप देखें ओनली बिकॉज के नायकास ने इस परंपरा को टेम्पल आर्किटेक्चर के टेम्पल बिल्डिंग की परंपरा को आगे बनाए रखा, जैसे मदुरै के नायक एज फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े गोपुरम्स बनाए जा रहे थे, इतने बड़े बड़े गोपुरम्स बनाए जा रहे थे। इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज के जो नायक थे जिन्होंने अपने अपने नायक मतलब क्या मिलिट्री चीफ्स जो राज्य के कमजोर होने के बाद अपना अलग अलग किंगडम बनाते हैं। लाइक हमने देखा था मुगल साम्राज्य में जो मनसबदार थे, जैसे हैदराबाद के निजाम हो गए, जैसे हमारे पास मुर्शिद कुली खान बंगाल के हो गए, सादत खान अवध के हो गए, ये सारे लोग अलग अलग किंगडम अब बनाएंगे अपने लिए। कब पॉसिबल हुआ, अंपायर कमजोर हुआ, दे वर इन पावर एंड दे डिसाइडेड कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, अब हम जी हजूरी नहीं करेंगे, अब खुद का अंपायर बनाएंगे। सो नायकास खुद का किंगडम भी बनाते हैं एंड दे आल्सो कैरिड आउट द ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। सो इसीलिए ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। सो असर्शन का जो स्टेटमेंट है दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रीजन का स्टेटमेंट। अगर नायकास टेम्पल बिल्डिंग या टेम्पल आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड ना होते, इतने एलैबोरेटेड रिचुअल्स को कैरी आउट ना करते, तो कभी भी हमें विजयनगर एम्पायर के बाद इतने बड़े बड़े गोपुरम को बनाए जाने के एविडेंसेस नहीं मिलते। सो हियर वी हैव द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि ए और आर दोनों सत्य है, दोनों ही करेक्ट है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, की आर जो है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक एक्सर्प्ट दिया गया है, एक सोर्स दिया गया है कि विजयनगर के बाजार फलों, अंगूरों एंड संतरों, नींबू, अनार, कटहरों और आमों की बहुतायत से भरे हुए थे। दे वर ओवरवेल्ड विद दीज थिंग्स एंड सभी बहुत सस्ते थे। एवरीथिंग वाज चीपर। मांस भी बाजार में बहुत बिकता था, बटन, सुअर का मांस, हिरण का मांस, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार की पक्षियां, गौरैया, चूहे, बिल्लियां, छपकलियां, सारी चीजें मिलती थी बिसनगा के बाजार में। बिसनगा मतलब यहाँ पे विजयनगर को बिसनगा नाम से डिनोट किया गया है। सो ये सारा जो है आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है विजयनगर के मार्केट का। आपको बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, कौन इसके वर्णन करता है, कौन नैरेटर है, फर्नांडो नुनीज, डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा या नन ऑफ द एबव नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो इस अंश के वर्णनकर्ता कौन है कि इन्होंने इस बाजार का डिस्क्रिप्शन दिया, जहाँ पे मीट को इन्होंने मीट का भी इन्होंने ऐड किया कि भाई ये सारी चीज़ें तो मिलती थी, इसके अलावा मीट भी मिलते थे। मटन, सुअर, हिरण, तीतर, खरगोश, अलग अलग प्रकार के चिड़ियों के मांस वहाँ पे बिकते थे एंड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे, मतलब इट वॉज ओवरवेल्ड विद द फ्रूट्स एंड विद द मीट्स। सो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो फर्नांडो नुनीज ने दिया है। एक डिस्क्रिप्शन डोमिंगो पेस भी देते हैं जब वो मार्केट विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर का, तो लेकिन वो मटन के बारे में या मीट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताते। लेकिन अगर आपको फर्नांडो नुनीज के डिस्क्रिप्शन से याद रखना हो तो ही गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ मीट। उन्होंने मीट के बारे में बताया था कि इस इतने प्रकार के मांस वगैरह वहाँ पे मिलते थे। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्नांडो नुनीज एंड आपको बताने कि ये कहाँ के थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। देन एक और इसी सोर्स से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, Which of the following traveler called the city of विजयनगर as being the best provided city in the world? की निम्नलिखित में से किस यात्री ने विजयनगर शहर को दुनिया का सबसे अच्छा प्रदान किया जाने वाला शहर, मतलब सारी चीजें यहाँ पे बिकती है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, इसका दर्जा दिया था? डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा, अब्दुल रज़ाक या निकोले डी कॉन्टी? यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि निकोले डी कॉन्टी किस देश के थे। Which country did the निकोले डी कॉन्टी belong?
तो ये जो टाइटल है बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये टाइटल दिया था डोमिंगो पेस ने। एंड मार्केट का एक डिस्क्रिप्शन ये भी देता है, बट इनकी और फर्नांडो नुनीज़ो के डिस्क्रिप्शन में ये फ़र्क है कि फर्नांडो नुनीज़ो ने मीट की भी बात की थी कि फलाने जानवरों और पक्षियों की मीट मिलते थे। एंड इन्होंने जो अपना डिस्क्रिप्शन है वो रिस्ट्रिक्ट रखा स्टोर्स के ऊपर कि स्टोर्स इतने मिलते थे, इस प्रकार के धातु या घोड़ों का व्यापार किया जाता था। सो इनका जो डिस्क्रिप्शन वो थोड़ा सा ब्रॉड है। डोमिंगो पेस ने कहा कि ये जो शहर है दुनिया का सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसा शहर है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दुनिया का सबसे अच्छा प्रदान किया जाने वाला शहर, मतलब एनीथिंग यू कैन गेट इन द सिटी। सो डोमिंगो पेस इज द पर्सन। एंड निकोले डी कॉन्टी जो है वो हमारे इटली से बिलोंग करते थे। इटली से एक और ट्रैवलर बहुत फेमस आते हैं, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो के बारे में भी अगर कभी होगी तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम लोग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाने में यही व्यस्त है। हो सकता है एग्जाम के बाद मार्को पोलो पे या वास्को डिगामा पे या आप कह लो तो विलियम हॉकिंस पे, इन सारे ही लोगों पे वीडियोस आएंगी एक के बाद एक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड दिस हिस्ट्री एमसीक्यू धमाका सीरीज, ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। 560वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है एंड ये किताब में मेंशन है बाय द वे, सबसे लास्ट में ये स्ट्रक्चर। आपको बताने कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस संरचना का क्या नाम है। क्या इसका नाम लोटस महल है, क्या ये कमल महल है, क्या ये रानी का स्नान घर है, क्या ये सभा मंडप है, ऑडियंस हॉल है, क्या ये इनमें से कोई नहीं, नोटा, नन ऑफ द एबव। तो लोटस महल और ऑडियंस हॉल तो हमने पहले ही देख लिया। ऑडियंस हॉल के तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले भी नहीं है, उसमें तो हमें रूल्स मिले हैं, मतलब जो विशेष है वो मिले, तो सी तो हो नहीं सकता। कमल महल हमने देखा था बट वो ऐसा नहीं था। ये जो है रानी का स्नान घर, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो एक खाई सी बनी हुई है, ये तालाब है, यहाँ पे रानी एंड उनकी जो दासियां हैं वो आके स्नान वगैरह करती थी। एंड एक और टैंक भी हमें मिला हमें, वो टैंक भी थोड़ा बहुत ऐसे ही मिलता है लेकिन वो टैंक अलग है रानी के स्नान घर से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कमलापुरम टैंक है, लेकिन वो कमलापुरम टैंक नहीं है, कोई और टैंक होगा। सो रानी का स्नान घर इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्वींस बाथ इज द नेम ऑफ बेसिकली दिस स्ट्रक्चर। एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी इसलिए ज़रूरी है। एक तो आप जब हम्पी जाएंगे तो आप सबको विजिट करके आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमने अपने किताबों में पढ़ी हैं। एंड पीपल विल थिंक यू आर सो इंसाइटफुल, आपको इतनी सारी चीज़ें आती है, यू नो सो मच अबाउट ऑडियंस हॉल, महानबी डिब्बा, इंडो इस्लामिक गेटवे, हमारे पास क्वींस बाथ, सारी चीज़ें आपको पता है। एंड इसके अलावा आप एग्जाम में भी अगर फिगर से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, ये जवाब दे सकती हैं। सो यहाँ पे हमारा ये जो एमसीक्यू धमाका सीरीज है क्लास 12 हिस्ट्री का खत्म होता है। Thank you for watching and thank you for your patience. Thank you for your support. God bless you all. Have a great day.